So today we are going to discuss a series of lecture on the neurodegenerative diseases of pharmacology, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसकी पैथोजेनेसिस, इथियोलॉजी वगैरह देखेंगे और उसके साथ साथ उसके ड्रग्स कैसे हम अप्लाई करते हैं उस पर। तो हम एक एक चीज़ को अलग अलग से देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ के हम देखेंगे कि क्या कॉजेज होते हैं, क्या नहीं होते, उसकी पूरी पाथवे डिस्कस करेंगे और एंड पे जाके हम अपनी जो ट्रीटमेंट है उसकी वो करेंगे। सो पार्किंसन डिजीज डिस्कस करने से पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें जो कि बताना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिटरल व्यू से। जैसे कि हमें पता है कि हमारे कॉर्टिक्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में। जैसे कि पहला जो थॉट्स अराइज होता है, जहाँ पे होती है सारी चीज़ें इंटरप्रेट होती है, द वेरी फर्स्ट स्टिमुलस जो आती है प्री फ्रंटल कॉर्टिक्स में। उसके बाद जाके उसी चीज़ को आगे इंटरप्रेट करने के लिए जो हमारा सेकंड कॉर्टेक्स है प्री मोटर कॉर्टेक्स, देन उसके बाद सस्पेंसरी, और उसके बाद जाके पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे बनते हैं। अगर हम पार्किंसन डिजीज की बात करें, इसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट इनके अंदर चार पांच चीजें जो होती हैं जो विजिबल होती है, मतलब आप नेकेड आई के साथ देख सकते हैं। उसमें तो एक इनका होता है एक्सप्रेशन लेस फेस, ठीक है, इनकी एक्सप्रेशन नहीं आती क्योंकि मोटर, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी मोटर जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हुई होती है। कैसी होती है हम देखेंगे उसको। उसके साथ साथ रिजिडिटी होती है, ट्रिमर्स होते हैं, रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं, बैठे होते हैं ऐसे लगता है जैसे कि अपने हाथों के ऊपर या उंगलियों के ऊपर पैसे गिन रहे हैं, तो इनके रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं। उसके साथ साथ एकैनेसिया या ब्रेडिकैनेसिया। एकैनेसिया मीन एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, ब्रेडिकैनेसिया मतलब मूवमेंट होती है लेकिन स्ट्रगल करते हैं मूवमेंट करने की, ठीक है। और उसके साथ साथ पोस्चर डिफिकल्टी भी होती है। इन लोगों का जो पोस्चर होता है, दे विल बी लुकिंग लाइक दिस एंड आल्सो दे हैव अ सर्पेंटाइन लुक, सांप की तरह दिखते हैं ये। स्टार्ट करते हैं अपने नॉर्मल फंक्शन से। अगर हम बात करें कोई भी स्टिमुलस हो, जैसे कि अभी हमने कहा कि राइटिंग, ठीक है, या फिर खेल कूद जैसे फुटबॉल वगैरह है, ठीक है, तो हमारा पहला जो थॉट है अराइज होता है प्री फ्रंटल के अंदर। सही है, प्री फ्रंटल के पास जैसे मैसेज आता है वो उसको कन्वे करता है प्री मोटर के पास, उधर से थैलेमस, सबथैलेमस, देन अगेन सस्पेंसरी, उसके बाद जाके बनते हैं पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे। द वेरी फर्स्ट थिंग जिसका डिफरेंस बहुत जरूरी है समझना, उसमें आते हैं पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे? पिरामिडल पाथवे जो कि आपकी मोटर मूवमेंट को इनिशिएट करवा रहा है, सही है, मतलब कि जो थॉट आया उसको एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ प्लेइंग प्लेयर ऑफ फुटबॉल एंड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मेरे जहन में जो थॉट आया है फुटबॉल को किक करने का, ठीक है, उसको हिट करने का, उसको तो मैं हिट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द पिरामिडल पाथवे, जो कि इनिशिएट कौन करवा रहा है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, डायरेक्ट जाके मैसेज भेज रहा है कि करो हिट। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे जो कि हमारा जो मोटर प्री मोटर कॉर्टेक्स है और उसके साथ साथ सस्पेंसरी जो है वो उसके साथ इन्वॉल्व है और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे बना रहे हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे का क्या काम है? जो चीज मैंने हिट करी, चाहे वो बॉल है या कोई भी चीज है, या मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने में जो मेरा पोस्चर है, इस पोस्चर को मेंटेन करना, मसल टोन को मेंटेन करना, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे का काम है। सो वी कैन राइट हियर, इफ the very first information is came to our prefrontal cortex, this one is hit, they will give information to the premotor cortex, and after that thalami, subthalamus, and subthalamus again ये रिबॉन्स बैक करता है, ठीक है, और सस्पेंसरी प्लस मोटर को ये मैसेज देता है। यहाँ तक मैसेजेस जैसे आते हैं, नाउ दे विल क्रिएट अ पाथवे विच इज नोन एज पिरामिडल एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे। इस दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि पिरामिडल क्या होता है और एक्स्ट्रा पिरामिडल क्या होता है। सो डिफरेंसेस हम यहाँ लिख सकते हैं पिरामिडल के और एक्स्ट्रा पिरामिडल के। पिरामिडल, we can write here, this is purely involved in motor movement initiation मतलब कि मोटर मूवमेंट को इनिशिएट करवाता है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे ये जो पाथवे है ये इन्वॉल्व होता है पोस्चर और मसल टोन को मेंटेन करने के लिए। सो वी कैन राइट दिस पाथवे इज इन्वॉल्व इन, दिस इज
involved in maintaining posture, muscle tone. सिम्टम, जैसे कि अभी हमने कहा पार्किंसन से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके अंदर हमने कहा कि रिजिडिटी होती है, उसके साथ साथ रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं, उसके साथ साथ पोस्चर डिफिकल्टी होती है, और देन एकैनेसिया या ब्रेडिकैनेसिया. क्योंकि इनकी जो डिजेनरेशन होती है डोपामिन की, पूरा पाथवे हम डिस्कस करेंगे, उससे हम अपनी पूरी साइन एंड सिम्टम्स निकालेंगे. लेकिन फॉर अ व्हाइल जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं. अगर एक्स्ट्रा पैरामिडल पाथवे डैमेज है, पूरा मोटर इनर्वेशन आ ही नहीं रही, चाहे पैरामिडल की हो या एक्स्ट्रा पैरामिडल की हो. अब अगर हम पहले पैरामिडल की बात कर ले तो ये इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट, जो मोटर मूवमेंट है उसको इनिशिएट करने के लिए. अगर मोटर मूवमेंट इनिशिएट नहीं हो रही तो दे विल बी, वो मतलब इस काबिल होंगे नहीं कि वो आगे जाके मूवमेंट कर सके. क्योंकि मोटर रिस्पॉन्सेज है ही नहीं. उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पैरामिडल में क्या है, पोस्चर और मसल टोन को मेंटेन कर रही है. अगर ये भी पाथवे डैमेज है, ये भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि दे विल हैव अ पोस्चर डिफिकल्टी अलोंग विद अ मसल टोन इशू. सो इनके अंदर पोस्चर डिफिकल्टी भी होती है और साथ में मूवमेंट की डिफिकल्टी भी होती है. हम देखते हैं अपने बेसल गैंग्लिया को, और यहाँ से हम डिस्कस करेंगे एक्साइटेटरी पाथवे, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे. उसके बाद जाके हम इसकी पूरी पैथोजेनेसिस देखेंगे, उसके साथ हम आगे डिस्कस करेंगे, ड्रग्स को अप्लाई करेंगे. सो आते हैं इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी, हम इसको लेबल करते हैं. सबसे पहले दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेट न्यूक्लियस. क्वाड्रेट न्यूक्लियस. दिस वन इज नोन एज putamen. And the black one is in middle portion. इसको कहते हैं, इस पोर्शन को पिलाइडस एक्सटर्ना, और ये जो है इसको कहते हैं पिलाइडस इंटरना. These two are called thalami. Thalamus. दो है, प्लूरल है तो thalami. And this is known as subthalamus. इन दो थैलामाई के दरमियान थर्ड वेंट्रिकल होता है, जो कि हमने जस्ट इमेजिनरी डायग्राम बनाई है समझाने के लिए. तो इनके दरमियान थर्ड वेंट्रिकल भी होता है. एंड द ग्रीन वन, दिस इज नोन एज सबस्टेंशिया नाइग्रा. डिस्कस करते हैं सबसे पहले नॉर्मल चीजें. डायरेक्ट पाथवे, जैसे कि हमने कहा कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मोटर कॉर्टेक्स, सस्पेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, सारे कॉर्टेक्स हमारे जो है सीएनएस के अंदर. अब हम देखते हैं कि पहला थॉट जो अराइज होता है वो, और उसका जो है नर्व इनर्वेशन. सबसे पहले जो है डिस्कस करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में. अगर हम बात करते हैं सीएनएस के अंदर, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन सीएनएस के अंदर ओनली 2 टाइप के एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसमें आते हैं ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन. हमारे जो कॉर्टेक्स है, यहाँ से वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब आती है हमारे पास, तो ये वाले कॉर्टेक्स क्या भेजते हैं मैसेज, किसके पास, डायरेक्ट पाथवे में. डायरेक्ट पाथवे के अंदर सबसे पहला दिस इज आवर न्यूरॉन, और दे आर एक्साइटेटरी इन नेचर. अगर एक्साइटेटरी इन नेचर है, इट्स मीन कि क्या रिलीज करेगा एंड पे, ग्लूटामेट. सो देयर विल बी रिलीज ऑफ glutamate. Glutamate excitatory nature. The second order neuron will be from here. They will directly cross both interna and externa. और glutamate चूंकि excitatory nature है, यहाँ पे they will go with a positive action potential. Now this one is already positive, mean they have action potential in their neuron. When they release a glutamate at their postsynaptic terminal, the presynaptic terminal of the neuron, the second order neuron will accept the excitatory neurotransmitter and by itself it will get stimulated. अब जब हमारा ये GABAergic न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो ये एंड पे क्या रिलीज करेगा, गाबा. गाबा इज इनहिबिटरी इन नेचर.
जितने भी GABAergic न्यूरॉन हैं, their neurotransmitter are GABA. So from here, the second order neuron will carry a message. अब यहाँ पे ये क्या रिलीज करेगा? GABA, जो कि इनहिबिटरी होता है इन नेचर। इसके अंदर क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल बहुत रेयर होगा। वाई? इसको समझने के लिए थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर सेल एंड वी हैव चैनल लोडेड ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो गाबा होता है इसके अंदर, सीएनएस के अंदर डायरेक्टली चैनल के साथ बाइंड होता है। गाबा डायरेक्टली बाइंड टू द क्लोराइड चैनल। वंस गाबा इज रिलीज्ड, GABA just activated the chloride channel and it will lead to the high influx of chloride inside the cell. If chloride came inside the cell, already resting membrane potential के ऊपर सेल already negativity के मूड में होता है। अगर हम GABA को और बाइंड करवाएंगे, चूंकि GABA बाइंड होता है क्लोराइड चैनल के साथ, तो क्लोराइड चैनल को और खोलेगा। खोलने की वजह से क्लोराइड अंदर आएगा, चूंकि हाईली नेगेटिव है। अब अगर क्लोराइड सेल के अंदर आ रहा है, इट्स मीन कि इसकी जो नेगेटिविटी है वो बढ़ रही है, हाइपर रिपोलराइज हो रहा है, तो ये थ्रेशोल्ड पे जो है वो नहीं जा पाता। इफ दिस इज और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और यहाँ पे हमारा जो है थ्रेशोल्ड है, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे स्टिमुलस मिलता है तो थ्रेशोल्ड की तरफ जाना शुरू करता है। बट ड्यू टू द रिलीज ऑफ GABA, जैसे GABA बाइंड होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड, ये क्या करता है? सेल को दोबारा किस पे लेके आता है? रेस्टिंग मोड पे लेकर आता है और हाइपर रिपोलराइज कर देता है। दैट्स व्हाई इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं होता और न्यूरॉन जो होते हैं इनहेबिटेड मूड में रहते हैं। अगर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इनहेबिटेड मूड में रहेंगे, जो थैलेमाइज से न्यूरॉन ने फायर करना है, वो जो है दे आर हाईली इन एक्साइटेड मूड, बिकॉज हमारे सीएनएस के अंदर देयर आर 10 बिलियन न्यूरॉन, और उसके साथ साथ वन न्यूरॉन जो है 10,000 न्यूरॉन के साथ आगे कनेक्टेड होता है और वो आगे उसको स्टिमुलेट या इनहिबिट कर रहा होता है। सो हियर फर्स्ट स्टिमुलस जो आया उसने रिलीज किया ग्लूटामेट, और वो एक्साइटेटरी इन नेचर है वो न्यूरॉन। उन्होंने ग्लूटामेट जब रिलीज किया तो ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या हो गया? उससे एक्साइटेड। GABAergic न्यूरॉन चूंकि दे विल रिलीज GABA एट द एंड, सो GABA के रिलीज होने के बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो था उसके ऊपर GABA जैसे बाइंड हुआ, उसके अंदर ये मैकेनिज्म क्लोराइड चैनल खोले। क्लोराइड चैनल खोलने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया, और एक्साइटेड स्टेट में ना जाने की वजह से जो हमारा थैलेमस का न्यूरॉन था वो क्या कर रहा है? फायर कर रहा है आगे। सही है, फायरिंग को कंटिन्यू कर रहा है। अब ये है डायरेक्ट पाथवे। अब अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि हम फायर क्यों करवा रहे हैं, अगर फायर कर रहे हैं इट्स मीन कि आगे स्टिमुलस भेजेगा पिरामिडल पाथवे के थ्रू और इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ट्राइसेप शुड बी इन अ रिलैक्स मूड। अगर दोनों कॉन्ट्रैक्टेड मूड में रहेंगे तो दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हम देखेंगे आगे कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा और क्यों होता है ऐसे, और अल्जाइमर के अंदर, उसमें पार्किंसन के अंदर ये सारी चीजें क्यों आती है। सो डायरेक्ट पाथवे के अंदर हमने देखा कि ये सारी चीजें हो रही है। उसके साथ साथ ये है एक्साइटेटरी पाथवे, सेकंड पाथवे। अगेन न्यूरॉन आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्टेक्स। नाउ इन दिस व्हाट रियली हैपेंड, पहले आ रहा था पुटामेन के अंदर, ठीक है, वहां से आगे सेकंड न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा था। अब क्या करता है? वो उसको क्रॉस कर रहा था डायरेक्ट पाथवे के अंदर, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे के अंदर वो क्रॉस नहीं कर पाता और एक्सटर्ना तक आता है सिर्फ। एक्सटर्ना के बाद अब ये क्या है? दे आर एक्साइटेटरी नेचर। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होगा? अगेन अगर ये एक्साइटेटरी है तो ग्लूटामेट रिलीज करेगा। ग्लूटामेट के रिलीज होने के बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होगा? एक्टिवेट होगा। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड द थैलेमाई, ये एक और पाथवे को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं थैलेमस के पास आता है। थैलेमस, पहला न्यूरॉन एक्साइटेटरी रिलीज, दे रिलीज द ग्लूटामेट ऑन द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन गेट एक्साइटेड and they will lead to the de-excitation of this neuron. ये वाला न्यूरॉन जो है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल कम हुआ बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ GABA ऑन देयर प्रीसिनेप्टिक लेफ्ट। अब इसके आगे जो न्यूरॉन जाता है वो क्या करता है? अगेन
ये न्यूरॉन इनहेबिटेड एंड लो अमाउंट रिलीज करेगा गाबा यहाँ पे, और गाबा का अमाउंट जब लो होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल हाई, दे विल गेट एक्साइटेड एंड ड्यू टू एक्साइटेशन नाउ दे विल रिलीज अबंडेंट अमाउंट ऑफ गाबा ऑन देयर पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल। जब यहाँ पे ये अबंडेंट अमाउंट में गाबा रिलीज करवाएगा तो दिस न्यूरॉन विल लीड टू द इनहिबिशन, इसके अंदर लेस एक्साइटेशन होगी। Why this is so important? Because this direct pathway, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब मैं बाइसेप को अपने कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, for that contraction we have the first order and for the relaxation of tricep muscle हमारा ये pathway जो है उसमें vital role play करता है। ये तो हो गई है बात related to the glutamate। Now came to the Parkinson disease। क्या होता है कि साथ साथ डोपामिन भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, पहले नॉर्मल देन उसके बाद हम एबनॉर्मल की भी बात करते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर स्पेसिफिक पार्ट जो है जिससे डोपामिन बनता है, दिस इज नोन एज पार्स कंपैक्टा। पार्स कंपैक्टा जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन, सिंथेसिस ऑफ डोपामिन। अब जब ये वाला पार्ट इन्वॉल्व है डोपामिन के सिंथेसिस में, तो डोपामिन भी दो पाथवे चलाता है, यहां से D1 और उसके बाद D2। डोपामिन जैसे रिलीज होता है वो दो चीजों के ऊपर बाइंड करता है, एक D1 रिसेप्टर के ऊपर, दूसरा D2 के ऊपर, D1 और D2। द फनी थिंग इज D1 इज एक्साइटेटरी इन नेचर इन द सेम वे जैसे कि हमारा कॉर्टेक्स से आ रहा था, ग्लूटामेट रिलीज कर रहा था, डायरेक्ट पाथवे की तरह एक्ट करता है D1। बट D2 इज अ बिट नॉटी। ये क्या करता है, दे आर इनहिबिटरी नेचर। अगर ये इनहिबिटरी है तो इट्स मीन कि ये क्या करेगा, हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो एक्टिवेट हो रहे थे ये क्या होंगे, इनहेबिट। अगर ये इनहेबिट होगा इट्स मीन कि जो सेकंड न्यूरॉन है जो कि इनहेबिटेड था वो क्या होगा, एक्साइटेड होना शुरू हो जाएगा। अगर ये एक्साइटेड हो रहा है तो यहाँ से जो न्यूरॉन सब थैलेमस से ऊपर जा रहा था थैलेमाई के पास, ये क्या होगा, दी विल बी इनहेबिटेड। अगर ये यहाँ से इनहेबिट हो रहा है तो ये वाला जो है देयर विल बी स्लाइटली इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जो थैलेमस से फायर कर रहा है देयर विल बी इंक्रीज इन द एक्शन पोटेंशियल, increase in the excitation because they will lead to the release of glutamate again on the cortex, और cortex को आगे मैसेज भेजेगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। अब D1 पाथवे की अगर बात करें, D1 पाथवे में जैसे डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज होने के बाद वो जो है इंक्रीज कर देता है एक्शन पोटेंशियल को, सही है। अगर एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा इट्स मीन कि कॉन्ट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगी। अगर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो इट विल लीड टू द रिजिडिटी, अ बिट रिजिडिटी। बट उसकी तरफ जाने से पहले हमारे पास एक और न्यूरॉन होते हैं, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। वो होते हैं इन दो के दरमियान, यहाँ पे इनकी लोकेशन होती है। और एसिटाइलकोलिन का फंक्शन क्या है कि अगर D1 जो है स्टिमुलेट हो रहा है वो उसको इनहेबिट करने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि सुपर स्टिमुलेशन ना हो आगे न्यूरॉन के और सुपर कॉन्ट्रैक्शन ना हो। अगर D2 इनहेबिट करे, डोपामिन अगर इनहेबिट कर रहे हैं न्यूरॉन को, तो वो न्यूरॉन को एक्साइटेड करने की कोशिश करता है। यही रीजन है जब हम सिम्टम देखते हैं पार्किंसन की, यू कैन रिमेंबर इट बाय अ निमोनिक्स व्हिच इज नोन एज ट्रैप। T stand for tremors, R stand for rigidity, A stand for akinesia and P stand for postural difficulty. Tremors or rigidity, they are totally based on the cholinergic supply. अगर हम एक सीसॉ ड्रॉ करें यहाँ पे, दिस इज और सीसॉ, यहाँ पे अगर हम रखें डोपामिन को और इधर रखें एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। अब क्या होगा, नॉर्मल हमने कहा कि D1 जो है वो सेम पाथवे चलाता है जैसे कि एक्साइटेटरी पाथवे होता है, और एसिटाइलकोलिन वो सॉरी जो डोपामिन है वो इंक्रीज करता है किसको, कॉन्ट्रैक्शन को या न्यूरॉन एक्साइटेशन को। और D2 जो है वो इनहेबिट कर रहा है, और इनहेबिट करने की वजह से एंड पे जो थैलेमस का न्यूरॉन है वो क्या कर रहा है, फायर कर रहा है आगे, सही है। इन केस अगर ये डीजेनरेशन होगी किसी भी वजह से, सही है, यूजुअली रिलेटेड टू पार्किंसन,
इडियोपैथिक है विदा, कुछ कहते हैं कि अल्कोहल की वजह से होता है, ओल्ड एज में होता है, मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज। उसके साथ साथ ये है कि कुछ कहते हैं कि अननोन रीजन है, सही है, कुछ ऑटोइम्यून, देयर आर अ लॉट ऑफ फिलोसफी और हम कह सकते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज है, बट अभी तक जो एग्जैक्ट कॉज है किसी को नहीं पता। लेकिन ये है कि डिजेनरेशन होती है डोपामिन के डिजेनरेशन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती है पार्किंसन पेशेंट के अंदर। अब क्या होता है, किसी भी वजह से हमारे ये जो डोपामिन है वो उसके डिजेनरेशन स्टार्ट हो गई है। अब जब डिजेनरेशन स्टार्ट होगी, हम यहाँ से पाथवे देखते हैं। अगेन दिस इज और नॉर्मल पाथवे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और उसके साथ साथ ये यहाँ से फायर कर रहा था हमारा ये, और डोपामिन से नाउ टॉक अबाउट द डोपामिन। किसी भी वजह से डोपामिन के हो गए डिजेनरेशन, D1 and here is D2, और in between there is a acetylcholine और cholinergic न्यूरॉन। यहाँ पे D1 में क्या था, हमने ये कहा था कि डोपामिन जब D1 रिसेप्टर के साथ लग जाता है तो वो ओवर एक्साइटेशन कॉज करता है। अब जब डोपामिन ही होगा तो क्या होगा, इनहेबिट हो गया है। अब ये इस न्यूरॉन को क्या करेगा, इनहेबिट करना शुरू करेगा, और एसिटाइलकोलिन इसको इनहेबिट नहीं करने देगा। जहां पे इनहिबिशन होती है, एसिटाइलकोलिन हमेशा उसके अगेंस्ट काम करता है डोपामिन के। अगर वो एक्साइटेशन कॉज कर रहे हैं तो दे विल लीड टू द इनहिबिशन, अगर इनहिबिशन कॉज कर रहे हैं दे विल लीड टू द एक्साइटेशन। सो ये पाथवे क्या होगा, इनहेबिट होना शुरू हो जाता है। अगर फर्स्ट न्यूरॉन जो है वो इनहेबिट हुआ तो सेकंड न्यूरॉन जो है एक्साइटेड होगा। इसके एक्साइटेशन की वजह से दे विल लीड टू द रिलीज ऑफ गाबा एट द एंड ऑफ द थैलेमाइन न्यूरॉन। अगर गाबा रिलीज होगा फॉर श्योर दे विल लीड टू द डिक्रीज अमाउंट और डिक्रीज फायरिंग ऑफ द थैलेमाइन न्यूरॉन्स। अगर थैलेमाइन न्यूरॉन के अंदर डिक्रीज आएगा एक्साइटेशन में या फायरिंग में, कॉन्ट्रैक्शन होगी, देयर विल बी नो एनी कॉन्ट्रैक्शन, सही है। उसके साथ साथ सेकंड D2 पाथवे में क्या होता है, D2 पाथवे के अंदर ये होता है कि यूजुअली इनहेबिट कर रहे हैं और अमाउंट कम हो गया है। पहला न्यूरॉन एक्साइटेड हुआ, एक्साइटेड होने के बाद सेकंड न्यूरॉन जो है वो क्या है, दे आर इन दे विल रिलीज गाबा एट द एंड बिकॉज एक्साइटेड है, और ये वाला न्यूरॉन इनहेबिट होगा, ये इनहेबिट होगा तो दे विल लीड टू द एक्साइटेशन अगेन। अगर ये एक्साइटेड होगा तो दे विल रिलीज गाबा एट द एंड ऑफ देयर पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल, एंड फॉर श्योर द थैलेमिक न्यूरॉन विल लीड टू द एक्साइटेशन। अगर इसकी एक्साइटेशन होगी फिर क्या होगा, दे विल लीड टू द डिक्रीज मोटर सप्लाई। अगर मोटर सप्लाई कम हो दे विल लीड टू रिजिडिटी, एकाइनेसिया, देयर विल बी नो एनी मूवमेंट। द फनी थिंग इज, अगर एकाइनेसिया होता है एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, ब्रेडिकाइनेसिया भी सम टाइम होता है। ब्रेडिकाइनेसिया में क्या होता है कि दे जस्ट स्ट्रगल टू मूव। अब ये वाले पेशेंट क्या होते हैं, पार्किंसन के दो टाइप के होते हैं, इसमें से दो तीन चीजें जो बताना बहुत जरूरी है, उसमें ये कि एकाइनेसिया से रिलेटेड या ब्रेडिकाइनेसिया से रिलेटेड। आप इन पेशेंट को अगर आप कहते हैं कि स्टार्ट योर मूवमेंट तो दे विल लीड टू वेरी स्लो इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट, और ऐसे ऐसे करते करते थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, हिलना शुरू हो जाएंगे। एंड इफ यू ट्राई टू स्टॉप देम दे विल नॉट स्टॉप बाय देयर ओन सेल्फ बिकॉज देयर इज नो एनी मोटर सप्लाई। जैसे कि हमने यहाँ से देखा, अगर मोटर सप्लाई नहीं आ रहा तो कैसे रोकेंगे, उनके पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि रुक जाओ, सही है। इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट इज डिफिकल्ट फॉर देम, एंड आल्सो टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वंस दे गेट इनिशिएटेड, वो भी इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सेकंड चीज, इसके अंदर रेट्रो प्रोपल्जन या प्रोपल्जन जब हम कराते हैं, प्रोपल्जन मीन जब हम उसको ऐसे पुश करते हैं तो दे विल लीड टू द मूवमेंट, जो कि खुद नहीं रोक सकते। फिर रेट्रो प्रोपल्जन में क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट को जब आप या नॉर्मल बंदे को जब आप पीछे की तरफ ऐसे खींचते हैं तो वो 3-4 स्टेप लेगा और रुक जाएगा। लेकिन इनकी जो है, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब पेशेंट को ऐसे पुश किया जाता है तो दे विल स्टार्ट मूवमेंट लाइक दिस एंड दे विल केप्ट ऑन गोइंग जब तक कि उसको सहारा ना देके रुक जाओ। सेकंड थिंग। थर्ड, अगर उसकी मूवमेंट हो रही है एंड यू पुश दैट पर्टिकुलर पर्सन सो दे विल लाई डाउन, वो गिर जाएगा, सही है, दे विल फॉल डाउन टुवर्ड दैट साइड, जिस साइड पे आप धक्का देंगे उसको। व्हाई?
बिकॉज दे डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे। इसके डैमेज होने की वजह से ये पोस्चर और मसल टोन को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर इसका पोस्चर और मसल टोन मेंटेन नहीं हो रहा, इट्स मीन कि अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा। दैट्स व्हाई इसके सिम्टम में से पोस्चर डिफिकल्टी भी आती है। थर्ड चीज, उसके अलावा हमने ये कहा कि एकिनेसिया है या ब्रेडिकिनेसिया है, इनके लिए मोटर मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होती है। इसकी वजह से इनकी जो फेशियल मसल है इसमें भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आते। दे विल हैव एक्सप्रेशनलेस फेस। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफिकल्टी विद द मोटर इनर्वेशन, सो दे विल बी लुक लाइक दिस। एंड इनकी ब्लिंकिंग ऑफ आईज भी नहीं होती। ब्लिंकिंग ऑफ आईज ना होने की वजह से दे आर आल्सो नोन एज सर्पेंटाइन लोग, सांप की तरह दिखते हैं ये। सही है, हमेशा आंखों को ऐसे रखते हैं और एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ होते हैं ये। और पोस्चर की डिफिकल्टी होती है, ऐसे जैसे कि उन्होंने कोई चीज होल्ड की हुई है, वो ऐसे खड़े होते हैं हमेशा। ठीक है, हैंड विल बी लाइक दिस, और जिस पोजीशन में आप इसको बिठा दो उसी पोजीशन में बैठे होते हैं। ओके, यहाँ तक तो हो गया इससे रिलेटेड। नाउ केम टू द एसिटाइलकोलिन, द नॉटी फंक्शन, ट्रिमर्स एंड रिजिडिटी। एसिटाइलकोलिन, एज वी नो दैट दे आर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अगर एक्साइटेटरी है, इट्स मीन दे विल लीड टू द डिपोलराइजेशन एंड दे विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन होती है तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट मसल्स को आपने रिलैक्स भी कराना है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथवे। हमने डिस्कस करा कि डायरेक्ट पाथवे जो है वो इंपॉर्टेंट है किसको? फॉर एग्जांपल बाइसेप मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। उसके साथ साथ इनडायरेक्ट पाथवे का होना भी जरूरी है कि वो ट्राइसेप मसल को रिलैक्स रखे। ठीक है, अब अगर दोनों डैमेज है और एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, ये तो अपना फंक्शन कर रहा है, सही है, कोई कॉन्ट्रैक्शन तो कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दे विल बी रिजिड। ठीक है, इसके अंदर रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिटाइलकोलिन अलोंग विद ट्रिमर्स। दे आर एक्साइटेटरी, सो एक्साइटेटरी होने की वजह से इनके अंदर रेस्टिंग ट्रिमर्स भी आते हैं। दे विल बी लाइक दिस। सही है, उसके साथ साथ रिजिडिटी ऑफ टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स होते हैं। अगर हम डिवाइड करें इसको अपर और लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब के अंदर होती है कॉग व्हील रिजिडिटी। मैं बताता हूँ कॉग व्हील रिजिडिटी क्या होते हैं, और लेड पाइप रिजिडिटी। लेड पाइप रिजिडिटी अपर लिम्ब के अंदर जब रिजिड होते हैं, इनके मसल कॉन्ट्रैक्टेड फेस में होते हैं, तो जब हम इसको ऐसे नीचे लेके आते हैं तो लेकर आने वक्त क्या होता है, इसमें क्लिक 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 की आवाज आती है। दिस रिजिडिटी इज नोन एज कॉग व्हील रिजिडिटी। एंड लेड पाइप रिजिडिटी, लेड पाइप रिजिडिटी लोअर लिम्ब के अंदर होती है। जब पेशेंट के लेग को आप ऊपर उठाते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाईली डिपोलराइज्ड या रिजिड फेस में होते हैं, तो दे विल बी लाइक पाइप। ठीक है, आप उसको ऐसे होल्ड नहीं कर सकते नॉर्मली। दिस इज नोन एज लेड पाइप रिजिडिटी। नाउ टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। यहां तक तो इसकी थी पैथोलॉजी, सारी चीजें यहां तक वो क्लियर हो जाती है। एक और चीज, एसिटाइलकोलिन का लेवल जब बढ़ जाता है और डोपामिन का लेवल डिक्रीज होता है, तो दे विल लीड टू द ट्रिमर्स। सो ट्रिमर एंड रिजिडिटी आर प्योरली बेस्ड ऑन द एसिटाइलकोलिन। सही है, अब बाकी एकिनेसिया और पोस्चर डिफिकल्टी ड्यू टू द डिजेनरेशन ऑफ द डोपामिन या डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। बाकी तो होती पार्किंसन होती, डोपामिन की लेवल की कम होने की वजह से होती है। सो ये सारे सिम्टम्स आते हैं, बट इंक्रीज ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ट्रिमर्स एंड रिजिडिटी आर प्योरली बेस्ड ऑन द इंक्रीज ऑफ एसिटाइलकोलिन लेवल एंड द इम्बैलेंस बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड डोपामिन।